हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। बहुत बहुत स्वागत है आपको जीएस 3 के पेपर के डिस्कशन में। बहुत डीप डिस्कशन नहीं है। जब भी इसकी डीप डिस्कशन करेंगे तो बहुत एक एक आंसर पे एक एक क्वेश्चन के एक एक आंसर पे डीप डिस्कशन करते हुए चीज़ों को समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कितनी डिटेल डिस्कशन के साथ आया है। उस चीज़ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी एक ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं, एक छोटा सा डिस्कशन है। अब 3 घंटे पेपर देने तो बैठे नहीं है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि ध्रुव बैचेस से किस तरीके से क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग क्लासेस से किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे फंसे हैं, हम लोगों को देखना है। और मेन ये फोकस करना है कि जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं क्या ये जिस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं क्या कहीं ना कहीं ये हमारे एग्जाम के पढ़ने के तरीके में कुछ चेंज करना चाहिए एग्जाम की तैयारी के लिए या नहीं। और इन क्वेश्चंस को कैसे करना है मेन उस पर फोकस करते हुए हर क्वेश्चन पे 2-2 मिनट का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं और सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए और किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। क्वेश्चन है एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। पहले तो एग्जामिन करना है, बताना है। देखो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की लैंग्वेजेस अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। एग्जामिन करना है पैटर्न एंड ट्रेंड, ठीक है। इस ट्रेंड को आपको एग्जामिन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। देखो, सबसे पहले तो उसका परीक्षण करना है, क्या पैटर्न का और ट्रेंड का। पब्लिक एक्सपेंडिचर का, किसका, सार्वजनिक व्यय का, सार्वजनिक पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन इंडिया। भारत में सुधारों के बाद जो पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल सर्विसेज में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है उसके पैटर्न और उसके ट्रेंड पर ध्यान से सुनिए। उसके पैटर्न और उसके ट्रेंड में उसके पैटर्न और ट्रेंड को एग्जामिन करना है। और पूछा है किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। To what extent this has been in the consonance with achieving the objective of inclusive growth। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें आपको सबसे पहले तो एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। पॉलिसीज के भी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन 150 शब्दों में लिखना है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। जितनी ऑर्गेनाइज तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे उतना ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपको इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बताना पड़ेगा। और इंक्लूसिव ग्रोथ के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो रूल्स हैं, रूल्स मतलब जो तरीके हैं, उनसे एक इस तरीके से बेटर है या वो उसको अचीव कर पा रहा है या नहीं, उस तरीके से इसको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है। हाई फूड इन्फ्लेशन, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है। और इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करनी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इफेक्टिव है और कितनी इफेक्टिव है। क्वेश्चन समझ आया। देखो, पहले तो आप कारण बताइए। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने अगर पढ़ी है तो आपको सबसे पहले तो कारण बताने पड़ेंगे कि फूड इन्फ्लेशन के कारण क्या है। सबसे पहले तो वो भी हाई फूड इन्फ्लेशन के। और इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कितनी इफेक्टिव है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जितनी आसानी से आप टैकल कर पाएंगे उतना बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे। देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे। What are the factors responsible for the successful implementation of land reform? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन, और इसको इलेबोरेट करने के लिए बोला गया। 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या हो जाता है, जब भी सिंपल लाइन का क्वेश्चन है, आपको लग रहा हो बहुत सिंपल कर सकते हैं, कारक पूछ लिया गया, उत्तरदायी कारक आप एक कारक को इलेबोरेट करना चाह रहे हैं या 2 को करना चाह रहे हैं या 8 को। अगर आप 8 कारक लिखते हैं, 8 फैक्टर्स लिखते हैं, 6 फैक्टर्स लिखते हैं रिस्पॉन्सिबल कर, जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, कभी उस पर नहीं जा रहे। तो मैं सिंपल आंसर की टेक्निक बता रहा हूँ कि जब आप 5 से 6 7 एग्जांपल्स लिखते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स आप बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको नंबर ज्यादा मिलने वाले है ना। आप 2 ही 3 बता, अच्छा नहीं आते हैं तो 2-3 बता के आपको उनको इलेबोरेट करना चाहिए। फिर उनको एक्सप्लेन कर दो इधर उधर की बातों में घुमा फिरा के। तो इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, यूपीएससी का एग्जाम है। इधर उधर से मेरा मतलब है कि आप उसको फिर एक्सप्लेन कर दें, जो भी आपको उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा।
अगर है और पॉइंट्स हैं अगर आपके पास तो आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखें, एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के पीछे मत पड़ें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे एग्जामिनर को पता लग जाता है, आपके लिखने के तरीके से पता लग जाता है कि हाँ कितनी डिटेल में आपने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाना है। क्वेश्चन समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप हर साल इसको घुमा फिरा के आप देखेंगे, कई कई बार पूछा गया घुमा फिरा के, मोटे अनाजों के बारे में क्वेश्चन है, मिलेट्स का रोल है ना। अब ये क्वेश्चन एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंपल वन लाइन में आ गया, मतलब वन लाइन मतलब वन स्टेटमेंट में क्वेश्चन को दे दिया कि अब इसको आप करिए। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका बतानी है, बस सिंपल। अब कोई एक भूमिका बताता है, कोई दो तीन एग्जांपल, तीन चार एग्जांपल देके फिर पॉइंट्स में आंसर लिख के एक्सप्लेन करता है चीजें। 150 शब्दों में पॉइंट्स भी लिखे हैं उसने, कई कई पॉइंट्स लिख दिए, मान लीजिए 5-6 पॉइंट्स लिख दिए उसने, कहीं ना कहीं उसको मार्क्स ज्यादा मिलने हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया जो मैं आपको समझा रहा हूं अभी? क्या आपके मन में ये पॉइंट्स गया जितना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो मैं आपको बता रहा था अभी? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप देखो, आपने पढ़ा कि भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। इनमें मिलेट्स का रोल क्या है? अब मिलेट्स का रोल क्या है, यानी मोटे अनाज का रोल क्या है, इसकी भूमिका बतानी, तो मोटे अनाज कैसा फायदा करता है ये भी बताइए आप उसमें, और रोल क्या है, कैसे फार्मर्स को भी फायदा होने वाला है इसमें, और साथ में न्यूट्रिशन में क्या चेंजेस आएंगे, और किस तरीके से हेल्थ में हमारी इम्पैक्ट होने वाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होने वाला है, ये भी आप बताएंगे। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब आप देंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स में लिखेंगे, एक पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, कई पॉइंट्स में इसको इलेबोरेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्क्स अपने आप ज्यादा मिलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? What is the present world scenario of intellectual property rights? बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को भी स्पष्ट करना है। सबसे पहले तो जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान परिदृश्य क्या है, इसको बताएं। दाखिल करने पे दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, दूसरे स्थान पर है, तो कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट है, बता दो हाँ ये देखो इसलिए, लेकिन केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया। अगर आपको पता है तो आप इसको भी बताएं कि किनको किनको व्यवसायीकरण किया गया है, फिर आप ये बताएं कि इस व्यवसायीकरण के, कम व्यवसायीकरण के कारणों पर कारणों को स्पष्ट करना है, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना है कई पॉइंट्स में। ठीक है, समझ पा रहे? फिर इसको आप कई पॉइंट्स में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स ज्यादा मिलने वाले हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है, बताएं पहले तो ये। ठीक है, यानी व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, उसके क्या क्या लाभ और क्या क्या सीमाएं हैं। अब पॉइंट्स में आपको बताने पड़ेंगे, 1 2 3 पॉइंट्स आप लाभ के दें, 2-3 पॉइंट्स आप सीमाएं के दें, फिर वे कौन से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना दें। क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रपोज्ड चेंजेस दैट विल मेक दिस प्रोसेस सीमलेस? क्या अब वो परिवर्तन बताएंगे फिर उसके बाद क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएगा, अगर हाँ तो आप वो भी बताएं। क्वेश्चन समझ आएगा कितना डाइवर्स तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और कितनी व्यापक नॉलेज आपकी टेस्ट कर रहा है क्वेश्चन अपने आप में। समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में आपकी कितनी व्यापक नॉलेज चेक कर रहा है ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपकी कितनी व्यापक नॉलेज चेक कर रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़ें, एक बार फिर से ध्यान से देखें कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज? इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए हाईवे में कौन सी तकनीकी इस्तेमाल की जा रही है, फिर उसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या सीमाएं, लिमिटेड कुछ लिमिटेशंस हैं उसमें कि हाँ ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, आपको ये भी बताना है। फिर वो कौन से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना देंगे, फिर उसमें डिफिकल्टीज नहीं आने वाली, उसमें वो सीमलेस हो जाएगा, उसमें ज़्यादा डिफिकल्टीज में बहुत इजीली चीज़ें कवर हो पाएंगी। फिर
बहुत इसलिए इजली टोल कलेक्शन हो पाएगा, ये बताना है। फिर अगर वो जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस प्रपोज्ड किए गए हैं, उन चेंजेस में कोई अगर संभावित खतरे हैं तो उनको भी बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नदी जल के औद्योगिक प्रदूषण, नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण, अब ये स्टेटमेंट है। अब हमेशा इस स्टेटमेंट को सही ठहराने के लिए आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। एग्जांपल्स देने बहुत जरूरी हो जाते हैं। वो आपके क्वेश्चंस की कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर कोई चीज आप एग्जांपल से बता रहे हैं तो हाँ कि हाँ इसने पढ़ी ये चीजें, आप ऊपर ऊपर नहीं लिख सकते ना, आप एग्जांपल्स देंगे तो समझ आता है। फिर हाँ, इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न समन्वित उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की भी चर्चा करते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्कस द वेरियस मिटिगेशन मेजर टू डील विद दिस प्रॉब्लम। अब जो भी उपाय किए गए हैं इनको हटाने के लिए, इस जल प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी उपाय किए गए हैं, आप पहले तो वो बताएं, जो भी उपाय किए गए हैं। अब साथ में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आपको बताने हैं। समझ आ रहा है? यानी अगर गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज हैं तो वो भी बताएं, अगर जो उपाय किए जाते हैं वो भी आप बताएं। अब आप अपनी तरफ से भी कुछ उपाय ये बताएं कि हाँ ये उपाय कर सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं। हाँ, हर उपाय को बताने के लिए अगर आप एग्जांपल कोट कर देंगे कि देखो ये यहाँ पे ऐसे किया गया, ये यहाँ से ये ऐसे किया गया, तो इस तरीके के एग्जांपल अगर आप कोट करते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चंस, आपके आंसर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती। और जब आपके आंसर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये समझ आ जा सकता है कि हाँ हमारे आंसर्स की वैल्यू बढ़ रही है। और जब आपके आंसर्स की वैल्यू बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मार्क्स अच्छे मिलते हैं। हाँ, और जो मैं आपको आंसर राइटिंग में हमेशा सिखाते हुए आया हूँ कि सबसे पहले तो 1 मिनट लीजिए, थिंक करिए, यानी सोचिए, फिर उसका एक अप्रोच बनाइए कि हमको इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। बहुत तेजी से उसकी 1 मिनट वही लगता है कि आप 1 मिनट में 5-10 सेकंड आपने सोचा, 10 सेकंड कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके का है। फिर अगले 10-20 सेकंड में आप जल्दी से तेजी से, बहुत तेजी से आपने अप्रोच बनाई। 20 सेकंड में अप्रोच क्या बनाई कि हाँ पहले ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन पे आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, फिर बॉडी में ये, ऐसे जल्दी से आपने अप्रोच बनाई। 1 मिनट के अंदर आप ये दोनों काम करते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। और जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं फिर तेजी से आप क्वेश्चंस को लिखते हुए आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, हर क्वेश्चंस को लिखने के लिए आप सबसे पहले तो कहते हैं कि कीवर्ड्स, शब्द पावर, यानी वर्ड पावर आपके पास बहुत अच्छी होनी, शब्द शक्ति बहुत अच्छी हो। वही शब्द बार बार घुमा फिरा के लिखेंगे पूरे हर पेपर, हर क्वेश्चंस में, तो अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि क्वेश्चन कितना ही डाइवर्स तरीके से आप जाएंगे बाहर, है ना, तो शब्द तो आपको अच्छे लिखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स आपको कोट करने चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स की डिमांड है तो कोट करने चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, आकलन परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता की क्या भूमिका निभाते हैं। भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए EIA परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं। अब पहले तो आप ये बताइए कि क्या भूमिका निभाते हैं EIA के परिणामों को प्रभावित करने के लिए ये संगठन और कार्यकर्ता। ठीक, व्हाट रोल डू इन्वायरमेंटल NGOs एंड एक्टिविस्ट प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आउटकम्स फॉर मेजर प्रोजेक्ट इन इंडिया। समझ आया? यानी भारत में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके लिए जो EIA के परिणाम आते हैं, उन EIA के परिणामों को प्रभावित करने के लिए पर्यावरणीय गैर सरकारी जो संगठन है और कार्यकर्ता हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं। और सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण दीजिए। अब तो लिख भी दिया गया, एग्जाम्पल की बात कर दी गई कि सबसे 4 एग्जाम्पल विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जो भी इंपॉर्टेंट विवरण है अगर आपको याद है तो आपको तो लिखने ही पड़ेंगे। अब सबसे पहले तो कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं, कितना, उसमें भी एग्जांपल्स आपको देने पड़ेंगे। फिर 4 उदाहरण जिनकी बात की गई तो ये तो आपको डायरेक्ट कोट करने ही पड़ेंगे, लिखने ही पड़ेंगे। अगर नहीं आते तो आप स्किप करेंगे तो नंबर आपके कटेंगे। कहीं ना कहीं देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। अब आप कहते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता है, ऐसा वैसा नहीं, इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाती है। आपके पास डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समझाइए कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है। नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री। स्टेटमेंट है, हाँ आया है, तो एग्जांपल से आप इसको बताएंगे भी। ठीक है, नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए।
क्वेश्चन सरल लग रहा है क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया गया है ना। तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो लिखना जरूरी है एट द एंड वही लिखेंगे। घुमा फिरा के नहीं लिखना कुछ भी, जितना आपको आता है उतना लिखें। अगर नहीं आता तो फिर तो घुमा फिरा के क्वेश्चन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर आता है तो कम से कम उसको इतना एनालाइज तरीके से, इतना स्ट्रक्चर तरीके से आप लिखें, क्योंकि स्ट्रक्चर तरीके से जब आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं, और स्ट्रक्चर तरीके से आप तभी लिख पाएंगे जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले तो नॉलेज होगी, पढ़ा होगा आपने, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने ध्रुव से करी होगी, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन की बहुत डीप में प्रैक्टिस कराई जाती है। पूरा सिलेबस क्वेश्चन आंसर राइटिंग के माध्यम से ही कवर करा दिया जाता है। देखो, आप तो पहले सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिर उसको रिवाइज करते हो, नोट्स बनाते हो, फिर टेस्ट लगाते हो, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करते हो, मेंस के क्वेश्चंस लगाते हो, अपने मन से प्रैक्टिस करते हो, उनको चेक करवाते हो। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज चलती है ना, इसको कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इसमें ही पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से इन चीज़ों को हम कवर करते हैं वहाँ पे। तो नार्को आतंकवाद की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप तभी कर पाएंगे जब आपने पढ़ाओगे, क्योंकि समुचित उपायों पर सुझाव देने की बात कर रहा है। उपाय भी बताएं, फिर उस पर कोई उपाय है, फिर उपाय दें, फिर उस पर सुझाव भी दें कि हाँ ये उपाय, इसको ऐसे किया जा सकता है। समझ आ रहा है? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब इस पे संदर्भ में प्रमुख विशेषताओं का विवरण करना है। अब इसकी जो भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इसको करना है। भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ये भी बताइए। करंट भी लिंक करना है, और श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में श्रम लेबर कोड्स है ना, श्रम संहिताओं के गुण व दोषों की विवेचना करनी। 4 श्रम संहिताओं, ठीक है, पहले तो 4 लेबर कोड्स, उसके गुण, 4 लेबर कोड्स के गुण और दोषों की विवेचना करनी है, और इसमें अभी तक क्या भी चेंजेस हुए हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है, ये भी आपको बताना है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपेंडिंग द रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया? तो क्या आवश्यकता है ये आप बताएंगे, ठीक है। क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, इसके विस्तार की क्या आवश्यकता है ये आप बताएंगे सबसे पहले तो। इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप टैकल नहीं कर पाएंगे, 250 शब्दों में लिखना है। देखो, सरकार की इस संदर्भ में लिखना है, इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा करनी। समझ आया? 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखेंगे, और जितने ज्यादा पॉइंट्स आप लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलने की चांसेस हैं, क्योंकि जितने ज्यादा पॉइंट्स आप कोई भी क्वेश्चंस में लिखेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट्स को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही पॉइंट्स को इलेबोरेट करके आप क्या ही डिस्कस करोगे, बोलो कितना डिस्कस कर लोगे? यानी फिर तो आप यही है कि आप इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर के पॉइंट्स लिखेंगे, इधर उधर की चीजें डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात यही है कि सिंपल सी चीज मैं फिर से यही कहूंगा कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से इनको करने का प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आप लिख सकें, याद हो, कंटेंट आपके पास हो। हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? भारतीय सिंचाई प्रणाली कौन कौन सी हैं ये बताएं, फिर उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं ये बताएं, और कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को भी बताना है। कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय लिए हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है, भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, पहले तो आप ये बताएं कौन कौन सी सिंचाई प्रणाली है ये बताएं, फिर ये बताते हुए आप उनकी चुनौतियां भी बताएं, उनकी चुनौतियां बताते हुए ये भी बताएं कि सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए, यानी व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम्स, और स्टेट द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट, ये भी आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है ना। अगला देखो, भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक के महत्व को समझाइए, स्पष्ट कीजिए। कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए बफर स्टॉक के महत्व को बताना है आपको। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं ये भी आपको बताना है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी इलुसिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक फॉर स्टेबलाइजेशन एग्रीकल्चर प्राइसेस इन इंडिया। अब महत्व बताना है तो एक ही महत्व नहीं बताते ना, कई महत्व बताने पड़ेंगे, जितना बताएंगे उतना अच्छा, ठीक है। हाँ, पॉइंट के फॉर्म में बता के अब आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही 2 पॉइंट नहीं, 2-3-4 पॉइंट्स तो आप कम से कम दें। फिर उसके बाद बोला गया कि बफर स्टॉक के भंडार से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या, तो एक ही चुनौती बता के निकल गए, 250-250 शब्द हो गए तो सर मैं तो जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना।
हाँ 250 शब्द लिख दिए तो जा रहे हो, ऐसा नहीं है, कम से कम आपको 4-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी आपको 15 नंबर जो दिख रहे हैं, तब इसमें से 8-9 मिलेंगे आपको। समझ आ रहा है? 15 में 15 तो मिलने नहीं, स्कूल का एग्जाम तो है नहीं, अच्छी राइटिंग मिल दिया, फ्लावर बना दिया, हेडिंग डाल दी, हेडिंग को कलर कर दिया, इससे तो मिलना नहीं। वर्ल्ड पावर आपकी देखी जाएगी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन कितना बढ़िया, कितना ज्यादा कंटेंट आपने लिखा है, कितना ज्यादा, मतलब 250 शब्दों में 2000 शब्द नहीं लिखने, लिखने 250 शब्द ही हैं, कितने पॉइंट्स लिखे हैं, कितने न्यू पॉइंट्स आपने ऐड किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है, स्टेटमेंट है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन कौन सी वैकल्पिक तकनीकें हैं? अब ये तकनीकें एक नहीं, वैकल्पिक तकनीकें कई बनानी पड़ेंगी। अत्यधिक, देखो, विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा, ये आप एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं। हाँ देखो, ये करना पड़ रहा है, ये देखिए आपने लिखा तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ करना पड़ रहा है। और इसको समाधान के जो तकनीकें हैं वो बताएं। ऐसी किन्हीं 3 तकनीकों के, अब देखो तकनीकें बताएं कौन कौन सी हैं, तो उनमें से 3 ले लीजिए जो आपको याद हो। इन्हीं 3 तकनीकों के मुख्य गुणों पे भी बात करें, 200 भी बात करें। देखो कैसे पॉइंट्स, देखो मैं दिखाता हूँ आपको पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है, 2-3 पॉइंट बताएं। हाँ ये प्लेसेस है, देखो यहाँ पे ऐसे पानी की कमी हो रही। तकनीकें बताएं 3-4, देखो 4 पॉइंट यहाँ दिए, 4 पॉइंट्स आपने यहाँ दिए। अब 3 तकनीकों के गुणों 200 पे बात करना। अभी देखो, मान लीजिए 3 पॉइंट आपने यहाँ पे दिए, 3 पॉइंट आपने इस सेक्शन पे दिए, 9 पॉइंट्स ये आपके हो गए। अब 3 तकनीकें लिखनी, ये लोग 3 तकनीकें हो गई। अब हर 3 तकनीकों के 2 गुण बता दीजिए इधर, 2 गुण 2 गुण 2 दोष, 2 गुण 2 दोष। देख लीजिए 9 4, फिर ये 4, फिर 4, कितने पॉइंट्स आपने लिख दिए, तेजी से लिख दिए। तो कहीं ना कहीं अब आपको और पॉइंट्स आ रहे हैं, 250 शब्द जितने में कवर हो रहे हैं। आप इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, कंक्लूजन भी लिखेंगे, 250 शब्द आपके कवर हो जाएंगे। जो समझाना चाह रहे थे वो समझ आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं यहाँ पे। आगे देखो, क्षुद्र ग्रह क्या है बताओ भैया, ठीक है। इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है, बताएं आप। ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियां विकसित की गई हैं, ये भी बताएं। पहले तो ये बताओगे खतरा कितना वास्तविक है, एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं। वो क्या रणनीतियां विकसित की गई हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स, हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, व्हाट स्ट्रेटजीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रॉफी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप इजिली टैकल कर सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल में लिखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जब रणनीतियों की बात आ गई, कौन सी रणनीतियां विकसित की गई, तो टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी। आपदा प्रतिरोध क्या है बताओ, डिफिनीशन दो, बताओ कैसे निर्धारित किया जा सकता है, बताओ इसकी इन्फॉर्मेशन दो, इसकी इन्फॉर्मेशन दो। एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। अब विभिन्न तत्वों में जितने तत्व, आप मान लीजिए 3-4 तत्व आ गए, उनका वर्णन कीजिए आप। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढांचे के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। आपको जितने लक्ष्य याद आए उनका उल्लेख करते हुए आप लिखेंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलने की संभावना है। व्हाट इज द डिजास्टर रेजिलियंस, हाउ इज इट डिटरमाइंड, डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क, आल्सो मेंशन द ग्लोबल ट्रेड्स ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में एग्जाम्पल से बताएं, ठीक, पहले तो हाँ है, ठीक है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए, कारण बताएं जितने आपको याद आ रहे हैं, एक्सप्लेन कर दें। फिर पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों का विशेषताओं से उल्लेख कीजिए। प्रमुख 2 बाढ़ें उठाएं पहले तो, ठीक है। फिर हर एक बाढ़ का विशेषता से उल्लेख करना है आपको, ठीक। भारत में उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। भारत में उन नीतियों और ढांचों का वर्णन करना है जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। मान लीजिए जो भी नीतियां आपको पता है, आपने वो 2 नीतियां उठाई, जो भी जितनी भी आपको पता है, आपको उस समय जो याद आ रही है, जितनी शब्दों में कवर हो सकती हैं, तो उनका, उन नीतियों और ढांचों का वर्णन करना है। उसका एक्सप्लेन करें कि हाँ ये नीति ऐसे काम करती है, ये नीति ऐसे काम करती है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कर सकते हैं। भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। इन्फॉर्मेशन एग्जांपल से बताएं। हाँ देखो, हाँ ये विवादास्पद मुद्दे हैं, एग्जांपल से बताएं, क्योंकि स्टेटमेंट सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। अब भैया जो परस्पर विरोधी मुद्दे हैं और चुनौतियां हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा पॉइंट वाइज, ठीक है, उनका परीक्षण करना है। फिर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन यानी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत ये योजना और इस योजना, ये 2 योजनाएं, ये 2 क्या है योजनाएं, इन योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने विकास कार्यों को भी उल्लेखित कीजिए। अब इस योजना को हेडिंग डालें, पॉइंट्स में लिखें
कि क्या क्या विकास कार्य हैं, इसमें हेडिंग डाल के इनके विकास कार्य लिखें। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया को गोपित इनक्रिप्टिंग संदेश सेवाएं और गंभीर सुरक्षा चुनौती है। सोशल मीडिया एवं को गोपित यानी इनक्रिप्टिंग संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौती। सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज पोज अ सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस। हाँ ठीक है, चुनौतियां हैं, ये तो बताना ही पड़ेगा सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो इसको एक्सप्लेन करें, पॉइंट्स एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक्सप्लेन करें, ज्यादा बेटर है। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए। आपको उपाय पता है तो पॉइंट्स में जल्दी उनको एक्सप्लेन करें, और इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों को सुझाव भी दीजिए। अब जो भी उपाय हैं उन दो उपायों, मान लीजिए जो भी उपाय आपको पता है उनमें से कुछ उपाय लीजिए, फिर उनमें सुझाव दीजिए कि इनमें ये चेंजेस किए जा सकते हैं। Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenges. What measures have been adopted at various level to address the security implication on social media? ठीक है, and also suggest any other remedies to address the problem. अब ऐसा भी कर सकते हैं, उन्हीं उपायों में कुछ चेंजेस बता सकते हैं, या जो लाइन लिखी गई समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। जो भी उपाय हैं अभी तक जो उपाय किए गए वो, और या फिर अगर आपके मन में कुछ चेंजेस के उपाय हैं जो न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़े तो आप उनको एड्रेस कर सकते हैं अलग से। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आए किस तरीके से क्वेश्चंस थे। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो पेपर का फर्स्ट इंप्रेशन था आपके सामने पहुंच चुका है। थैंक यू टू एवरीवन।